नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बयान क्या दिया, इस पर सियासत हो गई है। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने इन दोनों पार्टियों को आरक्षण विरोधी बता दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मसले पर बीजेपी और कांग्रेस समान रूप से दलित विरोधी है। जी हां, बीएसपी प्रमुख मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर हाल ही में दिए गए बयान के संदर्भ में मायावती ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने आरक्षण से छेड़छाड़ की तो उनकी पार्टी इसका विरोध करते हुए पूरे देश में आंदोलन कर देगी। अब मायावती ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस हमेशा से जाति के नाम पर देश को बांटने में लगी है। जब आजाद भारत का संविधान बना तो दलितों और आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन आजादी के 60 साल बाद भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समुदाय के लोग आरक्षण की मांग का झंडा बुलंद किए हुए हैं। आरक्षण की ताजा आग गुजरात में लगी, जहां हार्दिक पटेल की अगुवाई में पाटीदार समाज खुद को ओबीसी वर्ग में शामिल कराना चाहता है ताकि कॉलेज और सरकारी नौकरियों में इन्हें कोटा मिल सके। आरक्षण को लेकर गुजरात में शुरू हुए इस आंदोलन का नाम लिए बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग उठाई। भागवत ने कहा कि आरक्षण को हमेशा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है। लोग अपनी सुविधा के मुताबिक अपने समुदाय या वर्ग का ग्रुप बनाते हैं और आरक्षण की मांग करने लगते हैं। लोकतंत्र में कई नेता उनका समर्थन भी करते हैं। एक गैर राजनीतिक समिति का गठन होना चाहिए जो समीक्षा करे कि किसे आरक्षण की जरूरत है और कब तक। भागवत के इस बयान के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने भागवत की मांग पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि सरकार आरक्षण पर ऐसी कोई समीक्षा करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन मोहन भागवत का बयान सुनते ही आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव गुस्से से आग बबूला हो गए। आरक्षण के मुद्दे पर लालू ने सरकार और आरएसएस को खुली चुनौती दे दी। लालू के बाद अब मायावती भी रण में कूद पड़ी हैं। मायावती ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर कहा है कि अगर आरक्षण नीति से छेड़छाड़ की गई तो देश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। आरएसएस देश को अंधकार में धकेलना चाहती है और केंद्र सरकार ने अब तक इस मांग को खारिज नहीं किया है। बीजेपी संघ को केवल लव जिहाद और घर वापसी ही दिखती है, लेकिन दलितों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार इन्हें नहीं दिखते। आरएसएस की इस घोर जातिवादी मांग पर श्री मोदी की सरकार ने कोई भी इनके पक्ष में कदम उठाया तो फिर हमारी पार्टी उसी प्रकार से पूरे देश भर में अपनी पूरी दमदारी से आवाज उठाएगी, जैसा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में संविधान समीक्षा की आड़ में आरक्षण की सुविधा को समाप्त करने का प्रयास करने के खिलाफ उठाया। मायावती के बयान के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है। देश में आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है। जिन्हें आरक्षण मिलता है उनके लिए भी और जिन्हें नहीं मिलता उनके लिए भी। एक बार फिर आरक्षण पर बहस गर्म होती दिख रही है, लेकिन ये किस दिशा में जाएगी ये कह पाना मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि राजनीतिक दल अपनी सियासत साधने के इस मौके को नहीं छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। जी हां, आरक्षण मिलना चाहिए या आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतनी सी बात के पीछे अब सियासत शुरू हो गई है।
तमाम राजनीतिक दल इस आरक्षण के मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन क्या आरक्षण को समाप्त कर पाना इतना आसान है? सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर कई बार देश में आंदोलन हो चुके हैं जो कि बहुत बेहतर नहीं रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद है राजीव शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार, शांत प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी, और हमारे साथ मौजूद हैं दयाराम त्यागी, नेता कांग्रेस। नेगी जी, पहले प्रश्न आपसे, क्योंकि पत्रकार हैं आप और काफी वक्त से आपने देखा है कि आंदोलन की आग, चाहे आंदोलन मांगने की चाहे माफ कीजिएगा आरक्षण की मांग को लेकर वो आंदोलन हुआ हो या फिर आरक्षण की मांग ना लेकर आंदोलन हुआ हो, देश अस्त व्यस्त जरूर हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में आरएसएस का ये सुझाव कैसे लेगी बीजेपी? ऐसा है कि जो आरक्षण जो था एक उस दबे कुचले वर्ग को ऊपर लाने के लिए आरंभ किया गया था। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे 90 के दशक के बाद ये राजनीतिक हथियार बन गया और इसके नाम पर बहुत सी राजनीतिक पार्टियां उभर के आई। मायावती जी की जो है बहुजन समाज पार्टी, वो इसी पर खड़ी हुई। उसके बाद जो ओबीसी जब लागू हुआ तो मुलायम सिंह जी और उधर से लालू प्रसाद यादव इसी पे खड़े हुए। और जो इसका जो सीधा सीधा देखा कि मैंने देखा कि उसके बाद उन दो राज्यों में कम से कम कांग्रेस का वहां से विलुप्त हो गया, क्योंकि उनका जो वोट बैंक था वो राजनीतिक दलों के इस आरक्षण के मुद्दे पर ये बट गया और ये लोग आगे हो गए। अब आरएसएस की जहां तक सवाल है, मोहन भागवत जी ने एक बात छेड़ी है। अब मैं नहीं मानता कि बिना अंदर से बात किए उन्होंने कोई बात छेड़ी है। उन्होंने एक बहस के लिए मुद्दा छेड़ दिया। बीजेपी कहेगी कि क्योंकि चुनाव का टाइम है, हाँ तो कोई भी नहीं कहेगा। और 2017 तक तो बीजेपी भी कुछ नहीं करेगी इसमें, क्योंकि इच्छा शक्ति होते हुए भी नहीं करेगा, क्योंकि इसको कर पाना इतना आसान किसी भी दल के लिए नहीं है। लेकिन यह है कि मोहन भागवत जी ने एक मुद्दा छेड़ा है और उसमें मैक्सिमम लोगों की यही सोच है कि नहीं, आरक्षण जो है अब जो है जातीय आधार पर ना हो करके आर्थिक आधार पर होना चाहिए और जो वाकई में पिछड़ा हुआ है उसको आगे लाने के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन स्थितियां आज ये हैं कि जब आरक्षण में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, आपने पीछे देखा गुजरों ने जो पटड़ियां उखाड़ दी थी, रेल लाइनें जाम कर दी, अभी हार्दिक पटेल ने पूरा जो है गुजरात जाम कर दिया था। तो सवाल यह है कि जब इस तरह के इतना बड़ा आंदोलन जब उसमें इंक्लूजन के लिए हो रहे हो तो ये भी कह दिया है कि एक चुनौती है बिहार विधानसभा, तो वही तरीका उसको हटाने के लिए कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है ये आप समझते हैं। और मायावती जी ने ठीक तुर्क का पत्ता खेल दिया इसी टाइम में। उन्होंने कह दिया अगर हुआ तो वो अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं समझता हूँ मायावती की पार्टी को जो है पूरे हिंदुस्तान में रिवाइव करने वाली बात हो जाएगी। चलिए, कैसे देख रहे हैं राजीव शर्मा जी? उसमें नाम एक तो गलत आ रहा है आपका, सुबोध त्यागी आ रहा है मेरा नाम। जी, मैं ठीक करा देती हूँ, सुबोध त्यागी। राजीव शर्मा करा देती हूँ आपका नाम, माफ कीजिएगा। जी बताएं, आप कैसे देख रहे हैं आरक्षण? देखिए, एक्चुअली में आरक्षण का जैसे कि बताया है कि आरक्षण जो स्टार्ट हुआ था, सही बात है कि बिल्कुल दबे कुचले लोगों के लिए ही स्टार्ट किया गया था। लेकिन अभी जो 90 के दशक से बताया है उस तरीके से लोगों ने अलग अलग तरीके से हथियार तो बना ही रखा है और उसके साथ साथ इस पे बहुत ज्यादा एक अराजकता फैलती चली जा रही है। क्योंकि आज पटेलों ने शुरू किया है जबकि सभी सक्षम है, और उसके बाद कल जाटों ने शुरू कर दिया, गुजरों ने शुरू कर दिया, कल कोई अलग एक नई जात निकल के आएगी, वो अपना जितने भी मतलब इस तरीके से अराजकता फैली हुई है कि धीरे धीरे इसको वोट बैंक की राजनीति के लिए इसको अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं देश को, और उसमें आने वाले टाइम में ये देश के लिए बहुत ही भयंकर साबित आप भी वाकई मानते हैं कि आरक्षण जाति आधारित तो कम से कम नहीं, एक जरूरतमंद जो हो उसको मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, उसको जरूरतमंद को, एक गरीब इंसान को आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि किसी भी जात को, ना ही आर्थिक आधार पर। चलिए, कैसे देख रहे हैं जाटव जी इस बात को? देखिए गीतांजलि जी, मैं पहले भी इस चैनल पर मैं मुखातिब रहा हूं और मैंने बताया, देखिए आरक्षण जो है ये बिल्कुल जिसकी जो फाउंडेशन है वो किसी समाज के अपलिफ्टमेंट को लेकर के नहीं शुरू की गई थी, बल्कि देश को विभाजन करने की नीति के साथ में ये अंग्रेजों ने शुरू किया था। और 1901 में ये छत्रपति साहू जी जो महाराष्ट्र के जो शासक हुआ करते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के निर्देश पर उन्होंने इसको शुरू किया था, जिसमें 44% गैर ब्राह्मण, 16% ब्राह्मण, 16% मुसलमान, 16% एंग्लो इंडियन ईसाई और 8% अछूतों को आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और उसके बाद ये जो 16% मुसलमान जो थे उनको मुस्लिम लीग
1906 में बना करके अलग देश मांगने के लिए अंग्रेजों ने प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप वह 16% जो मुसलमान थे उन्होंने अलग देश की मांग की। एक अराजक माहौल उस वक्त में पैदा हुआ। वहीं अछूत वर्ग में और लोग शामिल हों तो जो 44% जो लोग थे उसमें से अछूत वर्ग में 1935 का जो संविधान बना, ब्रिटिश भारत का जो संविधान, उसमें उन लोगों को भी शामिल कर लिया गया इस आधार पर कि वो हिंदुत्व के संबंध में जो है वो नेगेटिव थे, उन लोगों को उसमें शामिल किया गया। इस तरीके से जो लोग शासक थे, ये दायरा जो है वो बढ़ता गया। नहीं, यहाँ एक बात और मैं बताऊं, देखिए लखनऊ का नाम लखन पासी वहां के शासक हुए। अब 11वीं शताब्दी में जो शासक वर्ग है पासी समाज, उसको 1935 में अछूत करार दे दिया गया। तो ये प्रतिनिधित्व की बात नहीं थी, सिर्फ समाज को बांटने का ही इसके पीछे षड्यंत्र था। 429 जातियां उस वक्त में अनुसूचित जाति तय की गई थी। 1950 में जो आजाद भारत का जो संविधान बना, 429 जातियां जो थी वो बढ़ा करके 593 कर दी गई। वही मैं कह रही हूं, तो और आज 2015 में वो जातियां बढ़ करके 1208 हो चुकी हैं। तो वाकई ये जो विस्तार हो रहा है आरक्षण का, हाँ, जो उसका जो दायरा था, जो सीमित बनाया गया था और जो जिस तरह से उसका विस्तार किया जा रहा था धीमे धीमे, लेकिन वो विस्तार अब इतना ज्यादा पहुंच गया, जैसे पूरी डिटेल्स आपने दी हैं। जी। लेकिन आरक्षण का विस्तार आखिर ये इस तरह से क्यों, क्या जरूरत थी त्यागी जी आरक्षण के विस्तार की? विस्तार लगातार होता चला गया। देखिए, जितनी हमें जानकारी है, क्योंकि जब आरक्षण लागू किया गया था तो ये कहा गया था कि ये कुछ समय के लिए है, वो समय भी निकल गया, वो सीमा खत्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद आरक्षण का विस्तार, जितनी हम लोगों को जानकारी है, देश जब आजाद हुआ और आज भी, मैं तो गिरनाचली जी ये कहूँगा कि आज भी जो है ये जो महानगर है, आप उनको छोड़ दे, जो चमक हम लोगों को दिखाई देती है, लेकिन आज भी 80% जो ग्रामीण इलाका है, आप देखेंगे शिक्षा का कितना अभाव है और कितने दबे कुचले लोग हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए जब ये आरक्षण लागू करा, उसमें एक ये इसके अंदर ये जोड़ा गया साथ में कि हर 5 साल के बाद इसकी समीक्षा होगी। और जो दबे कुचले लोग थे उसमें मतलब शेड्यूल कास्ट भी है, उसमें अदर कास्ट भी है, मतलब उसके अंदर। लेकिन मेरा ये मानना है कि भागवत जी ने जो आज मतलब कल ये जो बयान दिया है, ये एक चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, और हर आदमी इस चीज को जानता है, लेकिन उन्होंने एक ये राजनीति के कार्ड खेला कि भाई इसकी जो है पुनर्विचार करा जाए, इसकी समीक्षा करी जाए, इसको खत्म करा जाए। खत्म करने के लिए नहीं कहा है, समीक्षा ऐसी करी जाए। लेकिन मेरा ये मानना है, देखिए इस बात को हम भी मानते हैं कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय बदलता रहता है। आज ऐसे लोग हैं जिनके लिए आरक्षण था, आज आप उस चीज को महसूस करेंगे कि वो एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर करके, व्यापार कर करके, आज वो कोई IPS है, कोई क्लास 1 ऑफिसर है, वो है। तो मेरा ये मानना है कि आज उनको जरूरत नहीं है उस आरक्षण की, उनको जरूरत नहीं है। इस चीज की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि समय बदला है। समय बदलने के साथ साथ में आप ये देखेंगे, एक आपने देखा होगा, पहले लोग कहते थे कि भाई एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीब तो कोई भी हो सकता है, पिछड़े में कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी समीक्षा कर करके, मैं ये नहीं कह रहा जिनको आरक्षण दिया हुआ है उनको तो ना तो खत्म करा जाए, लेकिन जिसको जरूरत है, मेरा ये मानना है कि जिनको आरक्षण सवाल ये है कि जरूरत है, ये निर्धारित कैसे हो? क्योंकि आरक्षण को लेकर ऐसे निर्धारित कई लोग हैं पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन फिर भी आरक्षण मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ, जो पढ़ लिख करके आज जिस परिवार के अंदर क्लास 1 ऑफिसर है, कोई क्या नाम इनकम टैक्स, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके IRS है, IPS है, लेकिन मुझे अच्छी पढ़ाई के लिए किसी तरह की एक ही चीज हो सकती है, गीतांजलि, दुख इस बात का है कि जो कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण लागू करा वो गलत नहीं करा, लेकिन उसका लोग जो है मिसयूज कर रहे हैं। जबकि एक अपने अंतरात्मा से ये होना चाहिए, भाई मैं उस मतलब स्थिति से ऊपर आ गया, अब मुझे आरक्षण की हाँ, अब मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है, अब मुझे फैसिलिटीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो अपने भाइयों के लिए, अपने भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए, स्पेस बनाए जरूरतमंद लोगों की। और समीक्षा इस बात की भी होनी चाहिए कि अब मान लिया वो जात से तो ब्राह्मण है, ठीक है, लेकिन उसको खाने को नहीं मिल रहा, उसको एजुकेशन नहीं मिल रही, हम इसको आरक्षण नहीं देंगे। मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूँ और कांग्रेस भी इसके पक्षधर नहीं है। समीक्षा ये होनी चाहिए कि हर
जरूरतमंद को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ना कि और जिनको मिल रहा है उनको अपने उनकी नहीं, समीक्षा होनी बड़ी चाहिए। चुनौती नहीं है ये गवर्नमेंट के आगे कि कैसे निर्धारित किया जाए कि आरक्षण की जरूरत इस व्यक्ति को है, इस व्यक्ति को नहीं है। जैसे अभी बिल्कुल सही कहा त्यागी जी ने, एक परिवार पूरी तरह से सक्षम है, भले ही आरक्षण का जो फायदा है वो उठाकर कोई अच्छे उच्च पद पर वो पहुंचा है, अब उसके बच्चे पूरी तरह से कैपेबल हैं, एजुकेशन के लिए कैपेबल हैं और अन्य चीजों के लिए भी कैपेबल हैं। वहां पिछड़ा वर्ग जो है वो दायरा जो है वो हट जाता है, जरूरत का दायरा आना या जाना रहता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कैसे निर्धारित किया जाए, ये कैसे कैटेगराइज किया जाए कि ये जरूरतमंद है और ये जो है इन्हें आरक्षण की अब जरूरत नहीं है, कैसे नहीं कीजिए? त्यागी जी आती हूँ। बेसिक चीज क्या है कि जब संविधान में जब इसको इंक्लूड किया गया था उसमें ये था कि ये 10 साल के लिए लागू होगा। हाँ। और 10 साल के बाद इसकी समीक्षा करके अगर आवश्यकता होगी तो आगे एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन हर बार 10-10 साल करके इसको बढ़ाता चलेंगे। ये जो समीक्षा शब्द है, नहीं, यहाँ गीतांजलि जी मैं थोड़ा सा टोकूंगा। आरक्षण दो तरीके के हैं। हाँ। एक है पॉलिटिकल आरक्षण, जिसके बारे में नेगी जी कह रहे हैं। पॉलिटिकल आरक्षण जो है वो 10 वर्ष के लिए तय किया गया संविधान में कि हर 10 वर्ष के बाद में उसकी समीक्षा की जाए और आवश्यकता है तो उसको बढ़ाया जाए। 6 दशक हो चुके हैं, उसको बढ़ाया जा रहा है। मगर जो दूसरा जो आरक्षण है जो पढ़ाई में और नौकरियों में, उसके लिए चूंकि समय सीमा तय नहीं है, मैं समझता हूं उसके लिए समीक्षा होनी चाहिए। समय सीमा है उसमें, आप नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसमें समय सीमा नहीं है। जहां तक मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर मेरा बहुत अध्ययन है। आरक्षण शब्द से ही है। नहीं, आरक्षण देखिए, जो पॉलिटिकल आरक्षण है उसमें 10 वर्ष है, बाकी जो दूसरा आरक्षण है उसमें नहीं है। मगर उसके लिए हमारा कहना यह है कि उस पर समीक्षा होनी चाहिए, किसको कितना लाभ मिल चुका है और किसको अभी मिलना चाहिए, उसकी समीक्षा होने की जरूरत है। अभी हो क्या रहा है कि हर कोई ये आरक्षण का लाभ लेकर के कि मैं दलित हूं, शोषित हूं, पीड़ित हूं का एक नारा लगा रहे हैं, बढ़िया मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं और दलित शोषित पीड़ित का नारा लगा रहे हैं। आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर हो चुके, मगर फिर भी शोषित पीड़ित है। वो अपने ड्राइवर की चिंता नहीं कर रहे, वो उस मजदूर की चिंता नहीं कर रहे जिसने उनका मकान बनाया। आरक्षण उस मजदूर को मिले या ना मिले उसकी चिंता नहीं है, मगर मिले किसको? मेरे बच्चे को। मैं आईएएस हूं, मैं पीसीएस हूं। ये आईएएस और पीसीएस और जो सांसद हैं, एक सांसद आप मुझे बताओ, एक सीट से, रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं और वो 8-8, 10-10 दफा एक ही सीट से, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते रहते हैं। इससे क्या वाकई जो है ना इस समाज को बेनिफिट मिल रहा है? कैसे बदला जाए? इस समीक्षा की जरूरत है। इसके लिए समीक्षा की जरूरत पार्टी को दिया गया है। क्या आपकी पार्टी आगे बढ़कर इसकी समीक्षा करेगी पूरी तरह से? नहीं, मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि समीक्षा होनी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए और उसके बाद में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन पार्टी तो नहीं, इसके लिए तो रिव्यू करना पड़ेगा, समीक्षा समिति बनानी पड़ेगी ना, उसके लिए तो समीक्षा समिति बनानी ही पड़ेगी। तो समीक्षा समिति आप बनाने के बाद जो आरक्षण, अगर वाकई लगेगा कि आरक्षण की जरूरत अब इस पिछड़े समाज को नहीं है, यहाँ बंद करके क्या आप आरक्षण किसी और को देंगे? एक बड़ी चुनौती। स्वाभाविक बात है, जहां पर वो सरकारी सुविधाओं बड़ी चुनौती लगती है आपको आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि सत्ता में इस वक्त आपकी पार्टी नहीं। चुनौती तो देखो, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है गुमराह किया जा रहा है उन लोगों को जिनको आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, उनको गुमराह कर रहे हैं। आज जैसे मायावती जी ने जो बयान दिया, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मायावती उस वक्त चुप क्यों रह गई जब पदोन्नति में आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। ये पदोन्नति में आरक्षण का विषय भी जो है 2011 में जिस वक्त इसका परिणाम आया था हाई कोर्ट से, तो उस वक्त में कोर्ट ने कहा था कि यदि प्रदेश सरकार चाहे तो वो विधेयक बना करके पारित करे। मायावती ने उस वक्त में नहीं पारित किया था। अगर वो चाहती तो प्रोन्नति में आरक्षण का विधेयक पारित कर सकती थी। और उसका परिणाम क्या निकला? गीतांजलि जी सुने, उसका परिणाम क्या निकला कि आज करीबन 30,000 का जो उत्तर प्रदेश में जो लोग थे सरकारी नौकरियों में, वो 2-2 पोस्ट पीछे रिवर्ट हो गए। उस वक्त मायावती कहाँ गई? उस वक्त में मायावती कहाँ गई जिस वक्त में जो सरकारी ठेके जो थे उसमें जो रिजर्वेशन दिया जाता था शेड्यूल कास्ट को। ने कहा है ये पूरी तरह से राजनीति से बिल्कुल राजनीति से प्रेरित। ये तो मैंने पहले भी कहा है कि अब ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये राजनीतिक हो चुका है
और संविधान में मैंने जो पढ़ा है उसमें यही था, उसमें यह था कि राजनीतिक उसमें उन्होंने कहा था कि हर 10 साल बाद कॉन्स्टिट्यूंसी की समीक्षा होगी। जैसे आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है, अगर इसमें उन जातियों का प्रभाव कम हो गया है जो पिछड़ी जातियां दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ गया है, तो वो शिफ्ट होकर के दूसरी चले। आपने पीछे देखा गौतम बुद्ध नगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से जनरल में आ गया था। तो ये समीक्षाएं हर जो है 10-10 साल के बाद अभी तक सिर्फ 2 परिसीमन हुए हैं, लोकसभा का एक ही परिसीमन हुआ, उसमें उसमें क्या है कि बदलाव हुआ है। 2026 तक इसमें ना तो सीटें बढ़ेंगी ना कहीं कुछ है। सवाल यह है कि आरक्षण जो शब्द है, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन हमने कहा कि वो जो एक तरीका था कि कुछ लोग जो पिछड़ गए हैं उनको समान अधिकार उनको आगे लाने के लिए कुछ किया गया था। उसमें खाली उनको आरक्षण ही नहीं दिया गया था, उनको एज में छूट दी गई थी, उनको शिक्षा के प्रतिशतों में छूट दी गई थी, उनको उठाने के लिए बात की गई थी। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आरक्षण देना है तो आप एजुकेशन में उनको सक्षम लाने के लिए उनको आर्थिक रूप से उनको पैकेज दीजिए। एक मिनट, पैकेज देने के साथ साथ वहां पे गलती कहां पे होती है? हम जब वहां पैकेज देने की बात करते हैं तो साथ साथ यहाँ आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। हम शिक्षा में आरक्षण देकर के उनको सक्षम बनाएं, वो प्रतियोगी बन सके, एक जनरल कैटेगरी के तमाम आम लोगों के साथ वो कंपटीशन कर सके। लेकिन यहाँ अगर उनको आरक्षण फिर मिल गया, वो शिक्षा में स्तर में उनका उत्थान नहीं होगा। क्यों नहीं मालूम है कि हाँ, उनको पता है रिजर्वेशन हमारे को मिल जाना है, और जब वो रिजर्वेशन मिल जाने की उनको जो है पूरी संभावना उनको है, तो वो पढ़ाई में ढीले हो जाते हैं। तो तब वहां पूरी मेहनत करेंगे कि नहीं हमें वहां कंपटीशन में जाना है, और ये सुविधाएं जो हमें मिल रही है, जो आर्थिक पैकेज मिल रहा है या वजीफा मिल रहा है, हम इसका पूरा बेनिफिट हम उठाएंगे। मैं पूछ रही हूँ कि पूरी समीक्षा की जरूरत है और इस पर कदम उठाने की जरूरत है। केवल समीक्षा तक काम नहीं चलेगा, इस पर आगे भी बढ़ने की जरूरत है। राजीव जी, समाज कैसे बदलेगा? समाज में विकृति की जैसे ही आरक्षण की आग जो है वो फैल रही है, उसके लिए जरूरी है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सभी बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो किसी भी कास्ट के हों, सभी लोग समाज में जाकर के उनको सबको जागरूक करना पड़ेगा कि जो एक्चुअली में जो राजनीतिक पॉलिटिकल वो चल रहा है कि इसमें कि सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है, जिसको उसको दूर करने के लिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे पत्रकार लोग हैं और बुद्धिजीवी लोगों को आगे आकर के इसमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि बेसिक जरूरत किसे है आरक्षण की और किसको नहीं है। उनके बीच में जो खाई पैदा हो चुकी है उसको दूर करना पड़ेगा, और उसके बाद जब उनको जरूरत समझ में आएगी, और जो नेगी जी ने भी कहा जैसे कि आरक्षण होना चाहिए एजुकेशन में, कि एजुकेशन के लिए उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि बुक्स हैं, उनको वजीफा है, उनको एडमिशन है, जो स्टार्टिंग एडमिशंस हैं उनके उसमें उनको मिलना चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ जैसे कि हमारा एक समान शिक्षा होनी चाहिए सभी की। उसके अलावा हमारा जो मेडिसिन वो है उसमें हमारा स्वास्थ्य में आरक्षण होना चाहिए कि भाई ठीक है सबको सेम बिल्कुल उसी तरीके से मिलना चाहिए। जब तक ये भ्रांतियां दूर नहीं होंगी तब तक ये वैमनस्यता जो समाज में डिवाइडेशन का वो हो रहा है ये खत्म नहीं हो सकता। उसके लिए सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा और तभी जाकर के समाज एक हो सकता है। बिल्कुल, जैसे कि नेगी जी ने भी कल कहा था, मुझे याद है इस डिबेट में उन्होंने कहा था कि अगर तमाम जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जैसे जो पिछड़ा समुदाय है, वो खुद ही आगे आए और कहे कि अब हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, कुल मिलाकर सबकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उसके अलावा राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत है। लेकिन क्या वो वाकई हो पाएगी? एक बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने है। त्यागी जी, एक बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने है। अगर आरक्षण को खत्म किया जाता है तो फिर कैसे निपटा जाएगा इन तमाम चुनौतियों से? क्योंकि एक धड़ा जो है वो ये चाहता है आरक्षण हो। राजनीतिक दलों में ही कैटेगरीज बटी है, जैसे कि अभी बात हो रही थी, राजनीतिक दल ही इस पर अलग अलग अपनी जो परिभाषा है आरक्षण को लेकर तय किए हुए हैं। कल लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आरक्षण समाप्त करके दिखाएं, सीधे सीधे एक चुनौती। उसके बाद मायावती कहती हैं कि आरक्षण समाप्त करना, कांग्रेस और बीजेपी जो है एक ही समान रूप से भले ही ऑपोजिशन में बैठे हैं लेकिन फिर भी इसी तरह से जो नीतियां हैं आरक्षण को लेकर वो पूरी तरह से समान है। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो बयानबाजियां हैं, वो किस तरह से देश के लोग लेंगे? और ये आरक्षण जो आप कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए वो कैसे लेगी? एक बड़ी चुनौती जो है वो भी राजनीतिक दलों के सामने। अगर गवर्नमेंट आगे भी बढ़ती है, अगर सरकार आगे बढ़ती है, बीजेपी आगे बढ़ती है, तो एक बड़ी चुनौती ये तमाम राजनीतिक दल हो जाएंगे, फिर और मुश्किल। देखिए गीतांजलि, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिकल लोग जो हैं, सबसे पहली बात उनमें एक इच्छा शक्ति कमी है। ठीक है, जैसे अभी कल भागवत जी ने एक ये बयान दिया। अब भागवत जी को ये समझना चाहिए, मतलब ठीक है वो सरकार चला रहे, वो सरकार के मुखिया हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा पूरी सरकार जो है रिपोर्ट कार्ड लेके उनके पास पहुंच जाती है। वो शख्सियत एक ऐसा बयान देते हैं, तो देखिए ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ
कि नहीं, ये मैं नहीं समझ रही हूँ, नहीं मैं चाहती ये हूँ आप समझाएं। नहीं नहीं ना ये जो है गीतांजलि जी, इस टाइम पे सिर्फ चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये तो आदमी से इंसान को लड़ाने वाली बात कर रहे हैं, ज्यादा बरादरी मतलब उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि इस टाइम पे कुछ नहीं होने वाला। अगर वाकई में इच्छा शक्ति है तो उसकी एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके, उसकी एक कमेटी बना करके, उसकी एक यानी कि उसकी आरएसएस का ये जो सुझाव है ये सही वक्त पर नहीं नहीं आया, नहीं आप ये समीक्षा उसकी करी जाए। ये तो हर पार्टी, आज मायावती जी बोल रही हैं, मायावती जी 3 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं, यूपी की रही हैं। आप मुझे बता दो उन्होंने कोई ऐसा विधेयक लाए हो या उन्होंने मतलब ये दबे कुचले लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया है लेकिन बोलती नहीं है। लेकिन मायावती जी कांग्रेस का तो बिगाड़ा ही हुआ है साहब सारा, कांग्रेस का तो सारा ही बिगाड़ा हुआ है। पिछले 67 साल में कांग्रेस ने ही बिगाड़ा और किसी ने नहीं कुछ बिगाड़ा। इन्होंने सिर्फ हिंदू और दलित ये मोमेंट बना करके रखा है, सारा तो मोमेंट ही आप ही लोगों का बनाया हुआ बिगाड़ा हुआ है, सारा बिगाड़ा हुआ आप लोग साहब। देखिए आपने आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ, आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ, सिर्फ बिगाड़ने, सिर्फ बिगाड़ा आपने, सिर्फ बिगाड़ा आपने, सिर्फ आपने ही बिगाड़ा और किसी ने नहीं, कांग्रेस ने ही बिगाड़ा। हम मैं इनकी बात को जवाब दे देता हूं, हमने बिगाड़ा जैसे ये कह रहे हैं। हमें हिंदुस्तान का जो अवाम है, हिंदुस्तान की जो जनता है, हमें तो उन्होंने सजा दे दी। लेकिन मैं अगर इतनी सी बात पूछूं कि मोदी जी जब सत्ता में आए आपको थे, सजा नहीं दी, आपने आप लोगों ने हिंदुस्तान की जनता को सजा दी है, हिंदुस्तान की जनता को आपने सजा दी है। तो आपने सवाल करा है तो जवाब सुनने की आप हिम्मत रखिए उसके अंदर। आप और बोल रहे, मैं उसके बाद जवाब दे दूंगा। आपके पास पूरा टाइम है जाटव जी। हाँ, मैं वही बात मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, आप अपनी बात नहीं, मैं तो सिर्फ आरक्षण पे बहस कर रहा था, लेकिन ये पॉलिटिकल मतलब वो बीच में ले आए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस को तो सजा दे दी, लेकिन आप मुझे एक बात ये बता दीजिए, मोदी जी जब 1.5 साल पहले आए थे, मतलब कितने जोर जोर से मतलब बोलते थे, भाइयों बहनों। आप एक बात ये बताओ, वो किसानों का मुद्दा उठाते थे। कांग्रेस पार्टी ने उनका कर्ज माफ करा जब यूपीए गवर्नमेंट थी। आज 1.5 साल हो गए, कितना किसान मर रहा वहां पे। भारतीय जनता पार्टी ने या जो सेंटर में गवर्नमेंट है उनके लिए आज तक कुछ कराए तो मुझे बता दो आप। दूसरी बात ये है, आप उसके काले धन की बात कर रहे थे, काला धन इन्होंने पॉलिटिकल बात करी थी। काले धन ये काले धन पे चर्चा हम करते हैं, भागते हो उसके बाद बोल रहे हैं। देखिए त्यागी जी, आपके कार्यकाल में भी किसानों की दशा बहुत अच्छी नहीं सुधरी। सभी बिगड़ा हुआ है, अगर आंकड़े निकाले जाए तो किसानों यूरिया सारा आप लोग यूरिया गायब करवा देते थे। गीतांजलि मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप किसान की बात आएंगे, आप डिनाई कर रहे हैं, देश का किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। मेरे सवाल का जवाब कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आने के बावजूद इनके लिए कुछ नहीं कर गीतांजलि पाया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि कर्ज माफ नहीं करा यूपीए गवर्नमेंट ने। और आपसे अपने सवाल का जवाब भी मैं आप पहले मेरे सवाल का जवाब दो आप कि यूपीए गवर्नमेंट ने आपके पास, मैं आती हूँ आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। नौबत ही क्यों आने दे रहे हैं कि कर्ज लेंगे वो बेचारे? आप उस दिशा में सही काम ही नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं लूंगा। मैं बीजेपी बोल सकता था लेकिन मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि हम एक सच्चाई पे बात कर रहे हैं। एक सेकंड, कितना जमींदार अपनी जमीन जोतता है, मुआवजा मिलता है तो जमींदार को मिलता है। बिल्कुल, किसान जोतता है ना उसको कुछ मिलता नहीं है, सही बात है। भैया एसी कम कर दो, थोड़ा ठंड लग रही है ना, कम कर दो। एक आधा मौसम चेंज हो गया। ये वाला कर दे, पीछे वाला ये वाला कर दे। कर दे, बंद कर दे भाई। अरे वो लेके नहीं आए बिस्किट, बोल उसको। नहीं ला रहे। लेकिन अब चुनाव के टाइम पे मतलब सबू को छोड़ देना, मायावती जी ने अपने ज्ञान दे देने, कांग्रेस ने अपने दे देने, तो किसानों को 5-5 लाख रुपए बांटने लगे, ठीक है, आत्महत्या बढ़ी है उससे। आप देखें
सही बात है। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो जिंदगी भर कुछ कमाना नहीं था, मैं याद मतलब 5 लाख मेरे परिवार को मिल ही जाएगा। एक गलत प्रक्रिया हम देश में, कर्ज माफ करना बहुत गलत बात है। आत्महत्या कर ली कि मेरे बच्चों को हाँ हाँ, वही कह रहे हैं। पूरा वहाँ एनालाइज किया था, तो वहाँ पे जब मैंने कहा ये क्या हुआ, कि मैं कही वो देखा देखी हो रही, वो मरा, उसको मिल गया, उसने कहा मेरे परिवार को भी मिल जाएगा। बोले तो किसान नाम नहीं जिनका, वो दूसरों खेतों में काम करता है, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब वो एक अच्छा कर्ज माफ करना एक गलत तरीका है। उससे क्या करें हम, एक नई परंपरा, अभी क्या लोग कर्ज लेते हैं उसके बाद सोचते हैं आगे माफ हो जाए, वो देते नहीं है, देते नहीं, ब्याज की रकम बढ़ के इतनी ज्यादा हो जाती है कि जब वो देते उसकी जब पूरे प्राइवेट फाइनेंसर जो है वो दोहन करता है। और फिर देखो सब्सिडी का जितना यूरिया था बाहर के बाहर बिक जाया करता था, इस बार हमने नीम पेस्ट लगा करके भेजा ना, सारा डल्ला, क्योंकि वो रीयूज हो ही नहीं पाएगा। हाँ वही है ना कि इसमें चीजों को बेटर करने की जरूरत है, उनको कर्ज उनका माफी करने की जरूरत है। फ्री देना ये हल नहीं है। भारत को छोड़कर हाँ। किसी भी देश में कोई चीज फ्री नहीं मिलती। ये जो वोटों की राजनीति है ना, मैं 2-4 घंटे बाहर भी घुमा हूँ, सबसे बड़ी यहाँ एक क्या है कि हर पार्टी की कमजोरी है वोट, और उससे देश हमारा जहाँ होना चाहिए तो वहाँ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम बात कर रहे हैं उस आरक्षण की जो एक आंख के जैसे देश भर में फैल रहा है। क्या वाकई आरक्षण की जरूरत अब बची है? क्योंकि जब आरक्षण का प्रावधान संविधान में डाला गया था, आरक्षण जब रखा गया था संविधान में, उस वक्त महज ही कुछ वक्त के लिए था, और उसके बाद ये था कि जब पिछड़ा समाज आगे बढ़ेगा उसके बाद ये आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि ये दायरा लगातार बढ़ रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? आखिर आरक्षण की जरूरत क्यों आन पड़ी है और क्यों इसका विस्तार हो रहा है और किस तरह से इसे कम किया जाए, इसी पर हम चर्चा करें, क्योंकि बेहद गंभीर मुद्दा है। आज आरक्षण कितना ज्यादा बढ़ रहा है ये सबको आइडिया है, और ये समाज के लिए, ये देश के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। लेकिन इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है, मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजीव शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ मौजूद है जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मौजूद है शांत प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी, और दयाराम त्यागी, नेता कांग्रेस, भी हमारे साथ में मौजूद हैं। नेगी जी, जैसे अभी हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे और त्यागी जी कह रहे थे कि भाई बहुत सी नीतियां जो है वो बेटर की हैं, कांग्रेस के टाइम में सही हुई हैं। बीजेपी कहती है कि जी हमारे कार्यकाल में भी हमने बहुत सही किया, और कहती है कि अब हम सत्ता में हैं, अब हम और भी बहुत ज्यादा सही करने वाले हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि सही का केवल एक नाम है कि हम सही करेंगे? ये एक ऐसा वादा है जो करेंगे में रह जाता है, मतलब फ्यूचर से जुड़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ हो नहीं पाता है। तमाम राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति क्या आरक्षण की मांग को लेकर भी, या आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक हो पाएगी, आपको लगता है? जबकि इस तरह की जो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मायावती और लालू प्रसाद यादव की मैं बात कर रही हूँ, कितना मुश्किल? देखिए, जब जिस देश की राजनीति इसी दलीय जो है जातीय समीकरण से बनी हो, उनमें एकता हो सकती है। लोगों की पहचान ही ऐसी होती है, ये पिछड़ा पॉसिबल समाज है, नहीं ये है। वो अल्पसंख्यक उन्हीं है, जातियों के नाम पर वो जो है राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं को लेकर कर रहे हैं। मैं समीक्षा जो इन्होंने भागवत जी ने कहा, मैं उससे एक बात से मैं सहमत इसलिए हूं, समीक्षा में अगर ईमानदारी से आप पहल करें, जब आप बीजेपी ये कहती है कि हमारे पास 10 करोड़ वो है मेंबर हैं, वो 10 करोड़ मेंबर अगर आम आदमी तक पहुंचे और उन लोगों को कहें कि तुम्हें तो नुकसान होने वाला नहीं है, जो बिल्कुल पिछड़ा है उसने तो दोबारा भी इंक्लूजन में आना ही आना है, उसने तो फिर भी आरक्षण में उनको उसके लिए सुविधाएं मिलेंगी, क्यों? वो पिछड़ा है। लेकिन जातीय समीकरण खत्म करने वाली बात हो रही। जातीय समीकरण सबसे नुकसान कहाँ होता है कि जो जाति से चुन के जो जाती है वहां पर जब वो नौकरियों में जाता है या कहीं एजुकेशन में जाता है, उसको यह दृष्टि से देखा जाता है उसकी, क्योंकि जात साथ में लगी हुई है। उन्हें पता है कोटे का, वो कोटे का मैंने शब्द सुने, मैंने हॉस्पिटल में ऐसे लोग देखेंगे और नहीं यार ये तो कोटे का डॉक्टर है यार, इससे इलाज नहीं कराना मुझे। ये जो है कितना विभत्स हमारे लिए समस्या है, वो से हमें हटाना होगा। और इस प्रजातांत्रिक देश के अंदर जब आज आजादी कितने साल के बाद, हमें नई दृष्टि लानी होगी कि उन तमाम लोगों को जो पिछड़े हैं, चाहे किसी जाति धर्म किसी के भी हों, उनको हम आगे उठाएं और उनको मजबूती के साथ हम उनको ये कहें कि नहीं,
अगर आप पिछड़े हैं तो आपका इंक्लूजन तो दोबारा भी होना है, लेकिन जातीय शब्द हट जाएगा, जातियां नहीं होंगी। और उसके लिए क्या हुआ, संविधान में जब ये रखा गया था कि भाई आप जो है जो आरक्षण है उसमें क्या था कि क्रीमी लेयर फिक्स किया गया था। क्रीमी लेयर की लेयर बढ़ाती चली गई सरकारें, क्यों बढ़ी, क्या बाकी इस लेयर तक औरों को पहुंचा दिया गया था। मैं कह रहा हूं कि जो लेवल था पहले सबको वहां तक तो आने देते, वहां तक और आए नहीं, लेकिन जो आ चुके हैं उनकी लेयर बढ़ाती चले गए। उससे क्या हुआ कि उनको बेनिफिट होता चला गया, जो एक बार बेनिफिट उठा चुका उसी के परिवार बेनिफिट उठा रहा है, तो उसे कैसे हम उसको इंक्लूड करेंगे। समस्या यहां पर है कि राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे इसे। मैं कह रहा हूं कि मोदी जी को अगर इतना बहुमत मिला है राजीव गांधी के बाद पहली बार ये देश के अंदर कि वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि यूपी के चुनाव से पहले वो भी इस पर हाथ डालेंगे, क्योंकि कल भागवत जी के बयान के साथ ही बीजेपी ने जिस तरह नकार दिया कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं और बिल्कुल उसका अपना डिसलाइन कर दिया, उसका फर्क पड़ेगा। जहां तक है कि बिहार के चुनाव में फायदा का, मैं कह रहा हूं इस भागवत जी के बयान से नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला है। चलिए, बीजेपी को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, कैसे देख रहे हैं त्यागी जी इस बात को आप? देखिए, फायदा और नुकसान चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बयानबाजी, नहीं, ये उन्होंने करा दो जो बयानबाजी दी है, ये देखिए पॉलिटिकल आदमियों के सब अपने अपने समीकरण हैं, कुछ क्या सोच के अपने बयान देते हैं, ये तो वही बता सकते हैं, नफा होगा नुकसान होगा। लेकिन मेरी नजरों में ये एक आम आदमी को आदमी से लड़ाने वाली बात है। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखें, देश का दुर्भाग्य है, हम क्योंकि आरक्षण की बात करें, आरक्षण के मुद्दे पे बैठे हुए हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। अभी मैं पीछे पेपर में पढ़ रहा था, आपको भी शायद जानकारी होगी कि यूपी के अंदर एक उसके लिए चपरासी की एक वैकेंसी निकली। जी हाँ, और काफी लोगों ने ध्यान आगे बैठे मुझे बड़ा हैरान कर देने और बड़ा हैरान करने वाला था कि उसके अंदर बीटेक जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, पीएचडी होल्डर्स 267 और एक मतलब 200-250 जो भी मतलब वैकेंसी होंगी, जितनी भी होंगी, उसके लिए लाखों ने उसके लिए आवेदन करा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप तो कहीं ना कहीं देश को आरक्षण की जरूरत नहीं है, बेहतर नीतियों की जरूरत है। बेरोजगारी जो है वो दूर हटे, ताकि आरक्षण का मुद्दा है मेरा ये मानना है कि जैसे विदेश के अंदर आज हम सक्षम हैं, ठीक है। देखिए, आज जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम सक्षम नहीं थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार किसी की भी रही हो, आप उन चीजों को छोड़ दो, आप किसी की भी रही हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज जरूरत आरक्षण की नहीं है। जो आरक्षण चल रहा है, आप उसकी एक जड़ में जाओ कि हमने आरक्षण क्यों दिया और आज हम कहां खड़े हुए हैं। मेरा ये मानना है कि आने वाली इस युवा पीढ़ी को ये पॉलिटिकल पार्टी जो इच्छा शक्ति रख करके अगर मन में दृढ़ निश्चय, ये वादे करने से कुछ नहीं होता। देखिए, मैं ना कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ना मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, ना मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूं। बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हैं, कोई कहता है मैं ये फ्री दे दूंगा, मैं वो फ्री दे दूंगा। मैं ये कहता हूं कि आप खैरात मत बांटो किसी को। मेरा ये मानना है, आने वाली पीढ़ी को अगर इतना आप आश्वस्त कर देंगे, आप उसको विश्वास में ले लेंगे, 1 करोड़ रोजगार की गारंटी मत दो, आप ये कहो कि हम आपको एजुकेशन फ्री देते हैं, जिस युवा पीढ़ी के ऊपर हिंदुस्तान की नींव रखी हुई है, और आपको हम रोजगार की गारंटी देते हैं। आप फिर देखिए, आप लेकिन इच्छा शक्ति तो दिखाएं। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, आप इच्छा शक्ति दिखाएं, आप उनको रोजगार मुहैया कराएं, आप उनको एजुकेशन फ्री दें, आप उनको मेडिकल फ्री दें, आप किसी भी चीज में देख लो, आप डेंगू देख लो, हमारा इतना बड़ा विशाल मतलब हृदय देश, और इतना हम आपको मतलब एक शक्ति के रूप में देख रहे हैं, लेकिन हमें वो मरीज के लिए बेड नहीं मिलते। अब ये दुर्भाग्य है हमारा। आप एजुकेशन में ले लो, आप जो 80% गांव में रहते हैं, आप उनको छोड़ दो, आप यहीं चले जाओ, जो अपने नरेला की तरफ स्कूल है, नजफगढ़ की तरफ स्कूल है, वहां उनके लिए बैठने के लिए, उनके लिए वो टेबल नहीं होगी, बैठ के पढ़ने के लिए टेबल नहीं होगी, कुर्सी नहीं होगी बैठने के लिए। आप ये मेरा कहने का मतलब ये है, समीक्षा उसकी कर करके आप उसको आरक्षण के रूप में। लेकिन सवाल वही है कि समीक्षा होनी चाहिए, ये तो सब जानते हैं, लेकिन समीक्षा कब होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जाटव जी, ये तो जो जाटव जी, समीक्षा करने की बात आप कर रहे हैं और आपने भी एक्सेप्ट किया है कि वाकई इस बात की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये समीक्षा होगी कब? बिहार विधानसभा चुनाव के बाद? नहीं, वो समय बताएगा, मगर ये है कि समीक्षा जो है, जैसे अभी इन्होंने त्यागी जी ने कहा कि स्कूलों का स्तर, वहां पर अभी भी स्कूलों में टेबल और वो टाट पट्टियों की व्यवस्था है, टाट पट्टियों पर ही बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। दुर्भाग्य है कि 67 साल में हम अभी बच्चों को बेंच नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि
जितनी भी सरकारें रहीं उनकी मनस्थिति जो है निचले स्तर पर काम करने की कभी नहीं रही। उन्होंने प्राइवेट स्कूल खोल दिए। प्राइवेट स्कूल खोलने से क्या हुआ कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे थे वो सीमित रह गए। एक फंडा इन्होंने और शुरू किया कि 10वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अब जो बच्चा प्रतिस्पर्धा में किसी सूरत में जा ही नहीं सकता, उसे मालूम है कि मुझे फेल नहीं होना, तो जाहिर सी बात है वो 10वीं क्लास में जब बोर्ड की परीक्षा देगा तो वो फेल ही होगा। उससे क्या है, केवल आपको चपरासी मिलेंगे, ड्राइवर मिलेंगे। और प्राइवेट स्कूलों में उन्होंने स्पर्धा बना करके रखी। जब तक ये एजुकेशन सिस्टम जो है एक नहीं होता, जैसे अभी राजीव जी ने कहा कि एक जैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। देहात में चले जाएं आप, पूर्वांचल के क्षेत्रों में चले जाएं, वहां पर स्कूलों में कमरे टूटे फूटे हैं, बच्चे बैठ के पढ़ नहीं पा रहे। आरक्षण की जरूरत उन बच्चों को है, मगर आरक्षण ये नहीं कि अमुक जाति के लोगों को दिया जाएगा। उनको आरक्षण इसलिए दिया जाए क्योंकि वहां पर स्कूल की सुविधा अच्छी नहीं है, तो 2, 5, 10 नंबरों की उसको सुविधा दे करके अच्छे स्कूल में दाखिला मिल जाए, मगर ये नहीं कि वो उसका अपना अधिकार मानने लगे। आरक्षण किसी भी तरीके से प्रतिनिधित्व के लिए एक साधन माध्यम तो हो सकता, मगर जो है वो बपौती नहीं हो सकती। आज क्या हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी या जिस तरीके से कल लालू प्रसाद यादव बौखला रहे थे, समाज को गुमराह कर रहे हैं। इसको समाज को गुमराह करने से काम नहीं बनेगा। बहुत गुमराह करके जो है इस देश के अंदर अराजकता पैदा करके देख ली है। मैं समझता हूं कि सब लोगों को मिलकर के इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठोस परिणाम निकालना होगा। राजीव जी, अभी आपने सुना जाटव जी की इन तमाम बातों को, आपको वाकई लगता है, क्योंकि बड़ी एक, मैं फिर वही कहूंगी, एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है, गवर्नमेंट इस बात को लागू करती है और इस पर ध्यान देती है, इसकी समीक्षा तक करती है, तो एक बवाल मचने जैसा है। क्योंकि अभी केवल बात हुई है तो 2 प्रतिक्रियाएं इतनी बड़ी बड़ी आ गई हैं और अन्य राजनीतिक दल भी इस पर कूद आए, तो शायद इसकी गारंटी मेरा कहना वही है कि जाटव जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जहां पर एजुकेशन की सुविधा नहीं है वहां पर आरक्षण की व्यवस्था है। और वो गांव, मान लो किसी एक गांव में एजुकेशन की प्रॉब्लम है तो वहां पे सभी जातियों के लिए है ना, केवल ये तो नहीं है कि वहां पर गांव में जब स्कूल ही नहीं है तो कि सिर्फ यहाँ पर अनुसूचित जात के लोगों के लिए स्कूल नहीं है, बाकी अन्य जातियों के लिए स्कूल है, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसी तरीके से बिल्कुल फैक्ट कहा है जाटव जी ने। और मेरा एक सवाल त्यागी जी से है कि जैसे कि अभी कह रहे थे कि सभी एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सभी को एक साथ मिलना चाहिए। क्या यदि बीजेपी या कोई भी जो इस समय सत्ता में है तो बीजेपी है, तो अगर ये लोग कोई इच्छा शक्ति आगे बढ़ाते हैं तो क्या कांग्रेस इनका साथ देगी? ये वॉकआउट करेंगे, कूदना चालू कर देंगे वेल में, साथ देगी इनका? भाई बड़ा प्रश्न वही है कि सभी राजनीतिक दल क्या ये वेल में कूदना शुरू कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के साथी और बीजेपी के साथी कांग्रेस के बैठे साथ हुए भी हैं। यही होता है कि जब जब चुनाव आते हैं तो उन्हें अल्पसंख्यक याद आता है, मुस्लिम समुदाय उन्हें याद आता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस भी क्या आरक्षण को खत्म करने में तमाम राजनीतिक दलों के साथ आगे बढ़ेगी? सॉरी, क्या एक बात मुझे आप बताएंगे, आप जो कह रहे हैं, क्या जब सत्ता में कांग्रेस थी तो क्या होता था? मैंने तो आपने कोई प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि आपने तो प्रयास नहीं किया। सभी को इच्छा शक्ति करनी चाहिए। बात ये बताइए, आपने कहा कि सभी को एक साथ आना चाहिए। अगर किसानों के लिए कांग्रेस ने अगर कोई संघर्ष करा है, जो उनकी जमीन हथियाई जा रही थी, तो मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ कि आपने जो कहा है कि सबको एक साथ आना चाहिए। कांग्रेस ने साहब अच्छा कहा, आप मेरी बात, कांग्रेस ने अच्छा भी तो कुछ नहीं किया। देखिए मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तो पर्सनली आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं आपको एक समाज के नाते आपसे मेरी बात नहीं सुनी। मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि इच्छा शक्ति हो तो जो सरकार चला रही है ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके उस प्रस्ताव को रखे तो सही। ये तो तब पता चलेगा क्या है, ये रखते हैं तो आप साथ देंगे। ये बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम ये कहेंगे समर्थन देंगे या नहीं देंगे। आपके हिसाब से आरक्षण, पहले शुरुआत तो करें। त्यागी जी, आपके हिसाब से आरक्षण को लेकर आरएसएस ने जिस तरह की बात कही है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं कांग्रेस की, मैं इसकी क्या नाम है, आरएसएस की किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि ये कहते हैं आरक्षण के मसले पर अभी तो आपने क्या कहा था कि सभी राजनीतिक दलों को एक होने की बात आई तो आप एकदम से अलग कैसे खड़े? मैं जवाब दे रहा हूँ ना। ये कहते कुछ है,
करते कुछ हैं, समझे ना। लेकिन अभी मैं- तो आप पहले तो आपने अपना स्टैंड कहा था, क्लियर रखिए। मैं आ रहा हूं ना सबके उसी साथ बात में पे। आप तो अपना अगर स्टैंड यही क्लियर बात- रखिए, मैं ये आपको कुछ यही- कहते हैं करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन आप तो अपना स्टैंड क्लियर रखिए। ये गलत टाइम पे इन्होंने जो ये बात उठाई है, और इसी बात को अगर इच्छा शक्ति कुछ करने की होती, आपको क्यों लग रहा है कि तो ये बात- चुनाव के बाद ये ऑल पार्टी मीटिंग बुला के पहले बात तो करते। ये गलत टाइम क्यों है, क्यों लग रहा है आपको? गलत टाइम क्यों? अब एक बात ये मुझे बताइए, इन्होंने ये किया, ये मुद्दा छेड़ दिया, आप इसको क्या समझ रहे हैं? बताइए तो आप। इसमें आपस में एक मनमुटाव नहीं होगा? किससे मनमुटाव? अरे जिसको समीक्षा होनी चाहिए, उसमें मनमुटाव होगा। पॉलिटिकल आदमी 10 बातें निकालते हैं। जो सवर्ण जाति का है वो ये कहेगा यार इसका मतलब तो ये समीक्षा हमारे लिए हो रही है, या हमें इस चीज का हमें भी फायदा होगा। कहीं ना कहीं आदमी के एक वो तो एक सपना तो देखता है ना। जाटव जी क्या जवाब देंगे आप? उसमें दूसरी जाति कहेगा इसका मतलब हमारे को नुकसान होगा, हमारे पेट पे लात लगेगी, हमारे इसके अधिकारों में कटौती होगी। आपके असल मनमुटाव नहीं होगा? देखिए गीतांजलि जी, कोई भी विषय हो, ये तो आरक्षण का विषय है, कोई भी विषय हो, इन सब लोगों का एक ही मकसद है कि इसका विरोध करना हो। खास तौर पर ये आरक्षण का विषय, इसमें तो देखो ओबीसी, एससी और एसटी, ये 3 कम्युनिटी जो है वो। अरे जाटव जी, जो चीज कांग्रेस ने बनाई है, जो आरक्षण कांग्रेस ने दिया है, अब वो कैसे विरोध कर देगी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ये खुद भी बोल रहे हैं। अरे साहब, मोहन भागवत जी ने आरक्षण खत्म करने के लिए नहीं कहा है। सर मैं नहीं कह रहा हूं, मोहन भागवत जी ने कहा है कि इसकी समीक्षा तो कर लो। एक बात ये बताइए, वो समीक्षा कर लो। वो बॉस होंगे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्रिमंडल है, जो सरकार चला रहा है, वो उनका अपने रिपोर्ट कार्ड दे देगा। वो देश के ऊपर अपनी बात क्यों थोप रहे हैं? देश के ऊपर कहां थोप रही है? उन्होंने कहा उन्होंने कहा संविधान निर्माता समीक्षा अगर करनी है और पार्टी उसके हमारा एक संविधान देखो, भारतीय जनता पार्टी तो अपने समय पर जो अगर जो सरकार चला रहे हैं, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके अपना प्रस्ताव रखते, उसमें सब अपना सुझाव देते, ये तरीका ये मोहन भागवत जी ने कह दिया वही होगा। मोहन भागवत जी ने बिल पास कर दिया। मोहन भागवत जी तो आपके तो ये भी कहते हैं कि भाई 4 बच्चे पैदा करो, 6 बच्चे पैदा करो, हम ये करने लगेंगे। वो तो ये कहते हैं आपस में लड़ो, हम लड़ने लगेंगे। चलिए, तरीका नहीं है ना। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात को आप कैसे देख रहे हैं? लालू प्रसाद यादव की बात को आप कैसे देख रहे हैं, जो उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिया? देखिए, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, मायावती जी जो है वो तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जवाब दिया, 3 साल मुख्यमंत्री रही, वो 3 बार मुख्यमंत्री रही है। अगर उन्होंने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए अगर कुछ करना था तो उनको किसी ने मना किया था कुछ करने के लिए? मैं आपको यही तो जवाब दे रहा हूं, जो आज तक आरक्षण के, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, उसके लिए जो कुछ करा है, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं वो कांग्रेस पार्टी ने करा है। 3 बार मुख्यमंत्री होने के, 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में वो एक उपलब्धि तो बता दें, सिर्फ गुमराह किया है, सत्यानाश किया है। और लालू यादव जी जो बात कर रहे हैं वो कहां बात गलत कर रहे हैं? यानी कि अभी आप उन्होंने क्या मैं दोबारा बिहार में महागठबंधन है तो लालू प्रसाद यादव ने सही कहा। बिहार में आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अब आपके लिए ये बात कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मोहन भागवत जी चुनाव के टाइम में या इस तरीके की बातें करने वाले कौन होते? समीक्षा करने वाले उन्होंने सुझाव दिया है, उन्होंने एक सुझाव दिया है। अरे उन्होंने सुझाव दिया, सुझाव विधेयक नहीं दिया, विधेयक नहीं रखा है। दे सकते हैं और सुझाव भी सारी पार्टियों को, पूरे हिंदुस्तान को अपने उससे नहीं चला सकते। वो अपना सुझाव एक प्रश्न फिर से करती हूँ, क्या वाकई आरक्षण की जरूरत है हमारे देश में? मैं ये कह रहा हूँ, क्या आरक्षण जाति आधारित होना चाहिए? जिस टाइम पे ये आरक्षण आप मेरी बात का एक आंसर दे दें। उस टाइम पे वो जरूरत थी। मैं आज भी आपको फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, त्यागी जी, क्या जाति आधारित आरक्षण की जरूरत हमारे देश में आज भी है? मैं आपको जवाब दे दिया कि जिस टाइम आरक्षण की जरूरत थी, दलितों को, पिछड़ों को, आज है जरूरत या नहीं है? उनको जरूरत थी, लेकिन उनकी समीक्षा इस बात की करी जाए कि जिन्होंने इस चीज का फायदा उठा लिया, या मेरा मतलब जिन लोगों को, जिस परिवार को, जिस इंसान को उस चीज की जरूरत नहीं है। यानी कि आप मानते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में जरूरतमंदों को उसके मतलब वो मिलना चाहिए जिसको वाकई ही जरूरत है। और मैंने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ये मुफ्त की बात ही छोड़ दो, आप उनको रोजगार की गारंटी दे दो। देखिए, आप आरक्षण का मतलब क्या होता है कि जो उनकी घर की माली हालत है
उनको एक आरक्षण दे करके वो पढ़ाई के रूप में, नौकरी के रूप में, एक परिवार उनके लिए सक्षम विशेष हो, जगह रोक परिवार एक वो सक्षम हो, ठीक है ना। उसका देखो आजीविका से एक मतलब होता है कि आप आरक्षण के रूप में जो बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जब एजुकेशन फ्री हो जाएगा, रोजगार की गारंटी हो जाएगी, तो ये सारी समस्या जो जड़ से लेकिन अपने आप कदम खत्म हो उठाएगा जाएगी। कौन? ये राजनीतिक जो इच्छा सरकार शक्ति चला होनी रहा है, चाहिए। जो सरकार चला रहा है, इस चीज के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैंने अभी जवाब दे दिया ना कि जो कांग्रेस ने करा आप उसके ऊपर क्यों चल रहे हो? आप एक नई पहल करो ना, आप एक नई पहल करो, लाओ आप एक ऐसा प्रपोजल, कौन मना कर रहा? लेकिन लाओ तो सही। जैसे राजीव जी ने पूछा कि आप समर्थन करेंगे, फिर सर उसका मैं कह रहा हूँ पहले ये ऐसा प्रस्ताव लाएंगे तो उसका प्रश्न तो जब उठता है। आप मुझे एक बात ये गिलास है नहीं, हम कहने जी हम तो गिलास में ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है ना। अब ये गिलास रखा हो, हम इसे जो मर्जी प्रश्न कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके एक उसका प्रस्ताव बना करके एक उसकी कमेटी बना, लाओ तो सही। जैसे ये विधेयक क्यों ले आते हैं? आप अभी बात कर रहे थे किसानों का क्यों ले आए, जबकि 2013 के अंदर जब ये पास हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन करा था। 6 महीने के बाद ही क्या होगा कि उन्होंने उसको सारा बदल दिया। मेरा कहने का मतलब ये मेरे लाए दोषी ऐसा प्रस्ताव देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है। नेगी जी कैसे देख रहे हैं आप ये बात? ऐसा कि हम सवाल ये है कि देश में जैसे अभी शिक्षा पे बात आप कर रहे थे, अभी आपने हाईकोर्ट का एक जजमेंट देखा होगा कि हाईकोर्ट ने कहा कि यहाँ के डीएम एसडीएम जो भी अधिकारी हैं इनके किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। बिल्कुल। और मैं एक और मजे की बात बताऊं, जितने सरकारी स्कूलों के टीचर हैं उनके किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, वो सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ना तो उनका अपने पढ़ाई पे भरोसा है ना अपने कुलीग के पढ़ाई पे भरोसा है। और जबकि अरबों खरबों रुपया इन तमाम की तनख्वाहों में, इनकी वेतन पे लग रहा है और वो सीरियस नहीं है। अगर आज उन स्कूल में बेंच नहीं है उसका कारण ही, अगर वहां किसी एसडीएम का, किसी डीएम का, किसी का बच्चा पढ़ रहा होता तो मैं नहीं समझता कि उसके जो टूटी फूटी हालत उस विद्यालय की होती वो खंडर नुमा में होता, उसका कायाकल्प हो चुका होता। लेकिन इस देश में कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से इसमें प्रतिबंध होना चाहिए कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, जो टीचर हैं, इनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। अब इसको बढ़ावा किसने दिया? इन्हीं लोगों ने बढ़ावा दिया। धीरे धीरे आज आप देखेंगे कि पब्लिक स्कूलों की जो है पूरी जो है बढ़ती चली जा रही है और सरकारी स्कूलों में आज चटाई तक नहीं है। और जहां पर हैं वहां पर यह हालत है कि साहब वो बैठने की जगह नहीं है। मैंने अब यहाँ पे 12 सेक्टर में आप जाएंगे तो कुल मिलाकर जमीन से लेकर आगे तक का काम तय करना होगा। सबसे बड़ी बात ये है बेस खराब हो चुका है, बेस जो है उसको बेहतर करने की जरूरत। बहरहाल वक्त मेरे पास चूंकि कम है, मैं छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं आप सभी की चाहती हूँ। त्यागी जी आपसे शुरू कर रही हूँ। त्यागी जी आपसे शुरू कर रही हूँ, छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं इस मसले में। देखिए छोटी प्रतिक्रिया, गीतांजलि जी हमारी बात हो चुकी है इस विषय पे, और मेरा ये मानना है कि जो इस देश को चला रहे हैं उनको सही समय पे अपना कार्य करना चाहिए, सही कार्य करना चाहिए। इस तरह का कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए, ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिसके अंदर आपस में मनमुटाव हो, जिससे माहौल खराब हो। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। जाटव जी देखिए, आरक्षण पर समीक्षा अगर करने की बात कही है तो किसी दुराग्रह या अराजकता पैदा करने के उद्देश्य से नहीं कही गई है। जाहिर सी बात है, हम कोई काम करते हैं तो उसके ऊपर एक समीक्षा होनी चाहिए और पूरे देश को उस समीक्षा का स्वागत करना चाहिए ताकि उसका एक्चुअल में जो लाभ है वो उस वर्ग को मिल सके जिसको उसकी जरूरत है। नेगी जी ऐसा कि भारत के तमाम राजनीतिक जो कि जातीय और इससे वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसमें किसी की भी इच्छा शक्ति नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि जो इसको परिवर्तन कर पाएगा ये इसी तरह घिसटता रहेगा। कैसे देख रहे हैं राजीव जी? बहुत इसमें सबसे बढ़िया चीज है कि इसमें जो नेगी जी से मैं सहमत हूँ कि सबसे ज्यादा स्टार्टिंग करनी चाहिए। कोई भी एक पार्टी स्टार्ट कर सकती है इस चीज को कि एजुकेशन फ्री और उसको पूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन को खत्म करके सरकारी स्कूल के माध्यम से शिक्षा सबके लिए एक समान होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आरक्षण की मांग का आखिर होगा क्या? आरक्षण अगर खत्म करना है, अगर ये आरक्षण की आग को बुझाना है तो फिर सभी राजनीतिक दलों को इस पर एक होने की जरूरत है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की बेहद जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति करते ये राजनेता क्या आरक्षण की मांग को दबा पाएंगे? सवाल सबसे बड़ा यही है। न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।